दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। 2026 का पहला महीना अभी खत्म होने को बाकी है, लेकिन आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 2027 चुनाव की। ये तय मानिए 27 के यूपी चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा तो होगा, लेकिन उसमें एक प्लेयर शंकराचार्य भी होंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज हिंदुत्व की पिच पर खुलकर सामने आ गए। उन्होंने गोमाता को बीच में लाकर सीएम योगी को 2 चैलेंज दिए हैं और कहा कि 40 दिन में खुद को हिंदू साबित करें, वरना परिणाम के लिए तैयार रहें। इस खबर में देखिए कि भगवा लड़ाई में शंकराचार्य कूद तो गए, लेकिन सीएम योगी के सामने टिक पाएंगे या फिर नहीं, और आगे क्या करेंगे तैयारी, ये देखना महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट। नाम योगी आदित्यनाथ, पीठाधीश्वर गोरक्षपीठ, सनातन सर्टिफाइड। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, संविधान सर्टिफाइड। नाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, स्वघोषित जगतगुरु, नो हिंदू सर्टिफाइड। स्वयंभू शंकराचार्य, नो संविधान सर्टिफाइड। ऐसा लिखना कठोर है, लेकिन सत्य और तथ्य यही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अभी शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य ऑन होल्ड हैं। देश की नजर में, सरकार और संविधान की नजर से और शंकराचार्यों की रूल बुक मठामनाय महानुशासन के नियमों से भी यही सवाल थे जो माघ मेले में पूछे जाने पर वो तुनक गए। गंगा स्नान नहीं करके 11 दिन धरना देते रहे, फिर परसों खुद वहां से उठकर काशी पहुंच गए। आज काशी में ही अविमुक्तेश्वरानंद ने विवाद का नया पन्ना खोला। गोमाता को आगे करके सीएम योगी से उनके हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग लिया। इस हिंदू प्रमाण पत्र की 2 शर्तें भी खुद ही तय कर दी। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। शंकराचार्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को डेडलाइन और धमकी दोनों ही दी। कहा 40 दिन में यूपी से गोमांस निर्यात बंद करो, गोमाता को राज्यमाता घोषित करो, वरना झूठा गेरुआधारी घोषित कर देंगे, नकली हिंदू हृदय सम्राट कहेंगे, छद्म सनातनी हिंदू का नाम देंगे, गालनेमी, पाखंडी, ढोंगी कहेंगे, संत महंत सामूहिक निंदा करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद ने दिन भी बताया कि 10-11 मार्च को लखनऊ में साधु संत इकट्ठा करेंगे। आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था। हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों, और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। सुनने में अजीब है कि एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी से हिंदू सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो भी योगी से, जिन पर सबसे हार्डकोर सनातनी की छाप है। से तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। शंकराचार्य कह रहे हैं कि माघ मेले में उनका अपमान सनातन का अपमान था। अब इसमें 2 तरह के तर्क हैं। सनातन वो था जो मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ से ज्यादा की संख्या में पवित्र डुबकी लगा कर गया और जिसके लिए आस्था और पुण्य की डुबकी ऊपर थी। या सनातन वो था जो सिर पर अहंकार की गगरी लिए पालकी को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर गंगा किनारे बैठा रहा और कहता रहा कि मैं नियमों से ऊपर हूं। अविमुक्तेश्वरानंद के हमले को बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही है। कुछ समर्थक जरूर गुस्से में आए। रायबरेली में एक होर्डिंग पर शंकराचार्य को किसी ने कालनेमी और कांग्रेस आचार्य लिख दिया। पुण्य शंकराचार्य के द्वारा जो जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।
और सरकार जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रही थी। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद पर धर्म की गद्दी पर बैठकर राजनीति की स्क्रिप्ट पढ़ने का आरोप नया नहीं है, लेकिन अब योगी के खिलाफ उन्होंने गोमाता को अस्त्र बना लिया है। तो जाने इस बारे में तथ्य क्या है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि यूपी से 40% गोमांस एक्सपोर्ट हो रहा है, जबकि देश में गोवध पर कानूनी प्रतिबंध है। बीफ एक्सपोर्ट की परिभाषा में सिर्फ भैंसे का मांस आता है, जो कि कानूनन प्रतिबंधित नहीं है। 2024-25 में यूपी से 5 लाख मीट्रिक टन बीफ एक्सपोर्ट हुआ, जिसकी कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए थी। अब यहाँ 3 सवाल आते हैं। क्या अविमुक्तेश्वरानंद बीफ को गोमांस समझ रहे हैं? 40% गोमांस की बिक्री का आंकड़ा उन्हें कैसे मिला? गोहत्या गैर कानूनी है तो ये आंकड़ा कहां से आया? ये सवाल इसलिए है क्योंकि गोहत्या और गोमांस की बिक्री के आंकड़े जब सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, तो शंकराचार्य उसे आधार बनाकर सीएम योगी से हिंदू होने का सर्टिफिकेट कैसे मांग सकते हैं? या फिर ये राजनीति ही है, जैसा कुछ लोग समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी टकरा रहे हैं। चुटकी लेने वाला ये बयान दे दिया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। आज महोबा में सूबे के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को स्थानीय विधायक के समर्थकों ने घेर लिया। कहा तो ये जा रहा है कि बंधक बना लिया गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें विधायक और मंत्री की जुबानी जंग भी सामने दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं की इस तरह हो रही भिड़ंत पार्टी के भविष्य के लिए अच्छे लक्षण नहीं बता रही। जब योगी के मंत्री और विधायक हुए आमने सामने, से गांव है, आप कितने गांव जाओगे? घंटों तक सड़क पर चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। तस्वीर यूपी के महोबा की है, जहां यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने हाईजैक कर लिया। समर्थकों की भीड़ इलाके में जल आपूर्ति की समस्या को लेकर उग्र हो गई। आरोप लगाया कि लंबे समय से पाइपलाइन खोदी हुई है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई विधायक ब्रजभूषण कर रहे थे। इस दौरान मंत्री और विधायक में तीखी बहस भी हुई। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुदी रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गांव में चल के देखता हूँ। मैं छोड़ दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले में हालात नहीं संभाल पाए। क्यों आगे दिखा रहे हो? खा जाओगे क्या? आराम से। कौन आगे दिखा रहा है? इस दौरान विधायक के समर्थन और मंत्री जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती रही। घंटों बाद भी विवाद न थमने के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधायक और शिकायतकर्ताओं को डीएम कार्यालय लेकर पहुंचे और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। जनता का अगर काम नहीं होगा तो जिसको भी रोकने की आवश्यकता पड़ेगी रोका जाएगा। दादा साहेब जिंदाबाद। इस विवाद के बाद स्वतंत्र देव सिंह मीडिया से बात किए बिना चले गए। वहीं विधायक ब्रजभूषण के तेवर अब भी तल्ख हैं। बीजेपी के नेता इन दिनों सियासी ध्रुवीकरण के लिए खुलकर हिंदू मुसलमान पर उतरे हुए हैं। 5 राज्यों में 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें असम भी शामिल है। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का एक बयान इन दिनों खूब वायरल है। मुसलमानों के लिए मियां भाई कहकर परेशान करने के लिए उकसा रहे हैं। बयान का विवाद यूपी तक आ पहुंचा है। सवाल उठने के बाद हेमंता ने मियां भाई की नई परिभाषा भी पेश कर दी है। मियां भाई पर कैसे और क्यों मची हुई है सियासी लड़ाई, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरा स्क्रू अगर ढीला है, ढीला ही रहने दीजिए ना। असम में जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, बयानों ने गर्मी बढ़ा दी है। विरोधियों पर वार और ध्रुवीकरण को धार देने की सियासी प्रक्रिया स्पीड पकड़ चुकी है। बीजेपी ने फिलहाल विरोधियों को टारगेट करने के लिए 2 मुद्दे थाम लिए हैं। पहला तो राहुल गांधी के कथित तौर पर असमिया अपमान का। गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर हमला किया है। तो दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ शब्दों के खेल से सियासी माहौल गरमाया जा रहा है। मियां लोगों को बुला के यहाँ बैठा लिया। यहाँ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को मियां शब्द की व्याख्या करने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि 27 जनवरी को उन्होंने जो कहा वो विवाद का बड़ा मुद्दा बन चुका है। रिक्शा उठले 500 का भाड़ा वाले 4 टका दी দিব।
কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'ৰবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইছ্যু টিছ্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। তেওঁলোকৰ চিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব, আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। उस दिन डिगबोई में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए असमिया भाषा में उन्होंने ये बयान दिया था, जिसे लेकर विरोधियों ने हमला तेज किया और आरोप लगाया कि मुसलमानों को टारगेट करके अपमानित किया जा रहा है। तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे, वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से डरो। आप भी एक जमाने में मियाँ के घोर में खाए हुए हैं, आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हो। किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो, आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। दुनिया आंखें बंद नहीं की है, दुनिया अंधी नहीं है, इसलिए इसका जवाब जो बना रहे मियाँ बना के बेइज्जत करना, उनको 1 महीने में पता चले। और ये बात सिर्फ असम तक नहीं रह गई। बीजेपी पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप यूपी की सियासी गलियों में भी गूंजने लगा। जब से मुख्यमंत्री बने हैं आसाम में, घुसपैठिए कहकर, बांग्लादेशी कह करके मुसलमानों को इताब का शिकार और मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अब इलेक्शन करीब हैं, तो इलेक्शन की वजह से वो और ज्यादा उग्र हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में काम होना चाहिए। मगर हिमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री में कंपटीशन चल रहा है। जाहिर सी बात है कि असम में चुनाव सामने है। अगर हिमंता बिस्वा की लीडरशिप में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन मुसलमान इस देश में सॉफ्ट टारगेट हैं, दलित, ट्राइबल सॉफ्ट टारगेट हैं। तो असम रेडी है कि हिमंता बिस्वा आखिरी बार मुख्यमंत्री। अब सवाल ये है कि क्या हिमंता ने जो कहा वो वाकई में असम के मुसलमानों का अपमान है? क्या संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करने की बात कह सकता है? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। वैसे कहानी का ये एक पहलू है, दूसरा पहलू भी समझिए। दावे के मुताबिक मियाँ और मियाँ शब्द 2 अलग अलग शब्द हैं। हिमंता का आरोप है कि कांग्रेस के शासनकाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में बसाया गया। दावे के मुताबिक मियाँ का मतलब मुसलमान नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से है। पूरा कांग्रेस ही बदन बरफुकन है, जो लोग मियाँ लोगों को बुला के यहाँ बैठा लिया है। तो ठीक है, हम लोग को फाइट करना पड़ेगा, हम लोग फाइट करते रहे। अब वाकई में इसी परिभाषा के साथ उन्होंने मियाँ शब्द का इस्तेमाल किया या फिर ध्रुवीकरण के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, बेहतर उन्हीं को पता होगा। वैसे 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिमों की संख्या 34% थी। अभी का जो अनुमानित आंकड़ा है वो करीब 40% का माना जा रहा है। राज्य में मुस्लिम वोटों के 2 प्रमुख दावेदार हैं, एक कांग्रेस, दूसरा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF। पिछली बार दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, बावजूद इसके एनडीए को जीत मिली थी। इस पे कोई 2 राय नहीं है कि कांग्रेस से आकर बीजेपी में हिमंता बिस्वा शर्मा स्थापित हो चुके हैं। महिलाओं और बच्चों में लोकप्रिय भी माने जाते हैं। अपने वोटर्स के बीच मामा के नाम से इनकी पहचान भी है। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, उसकी वजह से वो सवालों में घिरे रहते हैं। और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त मुंबई में है, जहां पर नए डिप्टी सीएम पर आज बहुत बड़ी खबर सामने आई। कल शाम सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। दोपहर को विधायक दल की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें उन्हें नेता चुना जाएगा। अजित पवार के निधन के बाद पार्टी की कमान भी सुनेत्रा पवार ही संभालेंगी। आज दिन भर मुंबई में इसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज रही। परसों ही विमान हादसे में अजित पवार का निधन हुआ था। दिवंगत अजित पवार के अस्थि विसर्जन के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में नए सृजन की चर्चा हर जुबान पर है। मुंबई से बारामती तक हर कोई यही पूछ रहा है कि राज्य सरकार में अब अजित पवार की जगह नया उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इसका जवाब आज बारामती से आई इस तस्वीर में ही छिपा है। तस्वीर करहा नीरा नदी के संगम की है, जिसमें स्वर्गीय अजित पवार की अस्थियां प्रवाहित की गईं। इस मौके पर उनके दोनों बेटे पार्थ और जय पवार के साथ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहीं।
अजित पवार के निधन के तीसरे दिन की विधि पूरी होने के बाद अब उस विधान की चर्चा तेज है, जिसमें महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है कि क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार में अजित पवार की जगह अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम बनेगी। तो इसका जवाब है, सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है और वो इस सूबे की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। इससे पहले लगातार दूसरे दिन मुंबई में एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के साथ ही अजित पवार के मंत्रालय, वित्त, उत्पाद और खेल को एनसीपी के कोटे में कायम रखने पर बात हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात में एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय पर भी चर्चा हुई। कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें, तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनेगी। अब सवाल ये है कि क्या उन्हें वित्त मंत्रालय भी मिलेगा। अभी इसका जवाब देना आसान नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होगा कि वो उन्हें कौन सा मंत्रालय देते हैं। सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने और उन्हें वित्त मंत्रालय मिलने से हटकर सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। क्या सुनेत्रा पवार ही पार्टी की अध्यक्ष भी बनेगी? तो यकीनन पार्टी पर परिवार की पकड़ बनाए रखने के लिए वो एनसीपी के कमान भी अपने पास ही रखना पसंद करेंगी। महाराष्ट्र की राजनीति में टूट फूट इतनी हो चुकी है कि अजित पवार के निधन के बाद अगर सुनेत्रा पवार ने कमान नहीं संभाली तो पार्टी के बिखरने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में उनके लिए अजित पवार की जगह लेना मजबूरी भी है और जरूरी भी। वैसे सुनेत्रा राजनीति में कोई नौसिखिया नहीं है। वो 2024 से राज्यसभा सांसद हैं। बारामती से पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उस चुनाव में उन्हें चचेरी ननद सुप्रिया सुले से हार मिली थी, जो अजित पवार के निधन के बाद पूरे परिवार को संभालने में सबसे अहम किरदार निभा रही हैं। अब एक और सवाल कि जिस बारामती से अजित पवार 1991 से ही विधायक थे, क्या सुनेत्रा अब इसी बारामती सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? तो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता जरूरी है। सुनेत्रा पवार बहुत सालों से जो है वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है और ग्राम स्तर से भी जुड़ी हुई है। जो अजित दादा पवार साहब का जो गांव है, मूल गांव जो है वो काटेवाड़ी, वो काटेवाड़ी को पूरे देश का सबसे अच्छा गांव करके उसको पुरस्कार भी मिला था। सुनेत्रा पवार का मायके से लेकर ससुराल तक लंबा सियासी तजुर्बा है। उनके भाई पद्म सिंह पाटिल लंबे समय तक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं। पिछले 35 साल से अजित पवार की राजनीतिक पारी में सुनेत्रा पवार का सक्रिय योगदान रहा है। ऐसे में उनके लिए पार्टी संभालना या सरकार में शामिल होना कोई अजूबा नहीं होगा। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के दोनों धड़े एक हो जाएंगे, क्योंकि उनके करीबी नहीं बल्कि शरद पवार गुट के मुताबिक भी अजित पवार की दिली इच्छा दोनों खेमों के विलय की थी। हो जाएगा, हो जाएगा, कंफर्म है ये? नहीं हो जाएगा, हमारी इच्छा है। दादा की अंतिम इच्छा भी यही थी कि होना चाहिए। क्या चाहते थे दादा, क्या चाहते? अजित दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की, हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से बताया जा रहा है कि विलय की तारीख तक तय हो चुकी थी। 6 फरवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होने थे, जो अब अजित पवार के निधन की वजह से स्थगित हो चुके हैं। 7 फरवरी को नतीजे आने थे और 8 फरवरी को एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय होना था। बाकायदा दोनों गुटों में 14 दौर की बातचीत हो चुकी थी। शरद पवार से भी अजित पवार की बात पक्की हो चुकी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय की चर्चा से वाकिफ थे, लेकिन इससे पहले अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। अब सवाल यह है कि अगर विलय हुआ तो एकजुट एनसीपी के कमान भी सुनेत्रा पवार ही संभालेंगी या फिर ये जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को मिलेगी। साल 2018 में यूपी पुलिस के मुंह से ठाए ठाए की आवाज आपको आज भी याद ही होगी। अब यूपी के पुलिस और जेल सिस्टम का एक और नमूनापन आपके सामने रखते हैं। स्क्रैप स्मगलर रवि काना को कोर्ट ने 4 दिन के लिए जेल भेजा था, लेकिन पुलिस और सिस्टम को पता नहीं किस कान से सुनाई दिया और स्मगलर को उसी शाम जेल से छोड़ दिया गया। स्क्रैप और सरिया तस्कर रविंद्र सिंह नागर उर्फ रवि काना की गिरफ्तारी 2 साल पहले हुई थी। सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद भी रवि सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, जिसकी गवाही ये चिट्ठी है। गौतम बुद्ध नगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का ये लेटर, जिसने बांदा जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
आरोप है कि 29 जनवरी को गौतम बुद्ध नगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में आरोपी रवि काना की पेशी हुई थी। कोर्ट ने 2 फरवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड मंजूर की थी। वारंट ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए बांदा जिला प्रशासन को भेज दिया गया था, लेकिन बांदा जेल अधीक्षक ने की शान रवि काना को रिहा कर दिया। गौतम बुद्ध नगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल प्रशासन की इस कार्रवाई को कारागार अधिनियम, जेल मैनुअल और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का गंभीर उल्लंघन माना है। जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन, विजिलेंस जांच और आपराधिक केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। रवि काना ग्रेटर नोएडा के दादपुर का रहने वाला है। उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। स्क्रैप और सरिया की तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। रवि काना का धंधा फल फूल रहा था, लेकिन उसके उल्टे दिन तब शुरू हुए जब साल 2023 में एक महिला ने उस पर गैंगरेप के आरोप लगाए। पुलिस तलाशी में जुटी थी तो रवि काना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थाईलैंड फरार हो गया। इस दौरान नोएडा पुलिस ने रवि काना की 350 करोड़ की संपत्ति अलग अलग इलाकों में जब्त की। लुकआउट नोटिस जारी करवाकर थाईलैंड से रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड को भारत लाया गया। पिछले साल ही गैंग वॉर के चलते यूपी पुलिस ने रवि काना को नोएडा जेल से बांदा जेल ट्रांसफर किया था। उधर राजस्थान के जोधपुर में एक साध्वी की मौत मिस्ट्री बनी हुई है। पहले अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे, फिर सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को मौत की वजह बताया गया। वहीं साध्वी के समर्थक इस मौत में पिता और गुरु की भूमिका भी संदिग्ध मान रहे हैं। साध्वी की मौत के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए सीबीआई जांच की मांग भी अब वहां पर तेज हो चली है। 25 साल की युवा साध्वी प्रेम बाइसा समाधि में समा चुकी है। साध्वी के अंतिम दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ राजस्थान के बालोतरा जिले में मौजूद परेव गांव में उमड़ पड़ी है। नम आंखों से साध्वी प्रेम बाइसा को अंतिम विदाई दी गई। साध्वी प्रेम बाइसा की समाधि भले ही मिट्टी से ढक दी गई हो, लेकिन उनकी मौत को लेकर लोगों के मन में कई सवाल अब भी अनसुलझे हुए हैं। बाइसा के भक्तों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए राजस्थान सरकार ने मौत की वजह जानने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश के संकेत दिए हैं। जब तक तथ्यात्मक रिपोर्ट इकट्ठी करने के कानूनी पहलुओं को नहीं देखा जा सकते, परिजजिंग नहीं किया जा सकता। अगर इस संबंध में मांग आएगी, नियमानुसार होगा तो जरूर कानून सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। सीबीआई जांच तक मामला क्यों पहुंच रहा है, उसे समझने के लिए अब तक की जांच आपको बताते हैं। मौत के बाद पुलिस प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक साध्वी के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया, विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो जानकारी सूत्रों से आ रही है वो साध्वी के पिता गुरु वीरमनाथ के दावों से मेल नहीं खा रही। वीरमनाथ ने कंपाउंडर पर आरोप दोहराए हैं। इंजेक्शन लगाने के 30 सेकंड बाद में उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। या तो एक्सपायर डेट का था या उन्होंने भूल से कोई गल लगा दिया, वो जाने भगवान जाने। नॉर्मल उनको गले में खराश था, जुकाम था, जुकाम ही नहीं था, गले में खराश था। तो कल मेरे कार्यक्रम में जाना, मेरा गला ठीक हो जाएगा। साध्वी के पिता गुरु वीरमनाथ ने मौत की वजह वो इंजेक्शन वाली बात कही है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आ रही जानकारी से मेल नहीं खा रहा। बताया जा रहा है कि जब निजी अस्पताल से साध्वी के शव को सरकारी शवगृह भेजने के लिए एम्बुलेंस ऑफर की गई तो वीरमनाथ ने इनकार कर दिया। खुद की कार से ही शव को वापस आश्रम ले आए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। इसके अलावा आरोप ये भी है, वीरमनाथ ने शिकायत दर्ज करवाने और पोस्टमार्टम कराने में भी अनिच्छा जाहिर की है। आश्रम से सीसीटीवी फुटेज गायब होने के आरोप भी साध्वी के समर्थकों ने लगाए हैं। साध्वी की मौत के बाद एक पुराना सीसीटीवी वीडियो भी फिर से चर्चाओं में लौटा है, जिसमें साध्वी अपने पिता से गले मिल रही थी। वीडियो को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तरीके से पेश किया गया। साध्वी के आचरण पर सवाल उठाए गए थे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी भी की थी। इस वीडियो पर साध्वी प्रेम बाइसा ने सफाई देते हुए वीडियो जारी किया था। ये केवल एक षड्यंत्र ही नहीं, बल्कि षड्यंत्रों में भी एक बहुत बड़ी साजिश है। जब सत्य दुनिया में एक कदम चलता है ना,
तब तक झूठ पूरी दुनिया में घूम लेता है। हमेशा लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। साध्वी की मौत की एक वजह वीडियो भी बताया जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि वो इस घटना से मानसिक तनाव में भी थी। हालांकि मौत से ठीक एक दिन पहले के वीडियो में साध्वी सामान्य नजर आ रही थी। उनके पिता का भी दावा है कि वीडियो वाली घटना से वो उभर चुकी थी। तो फिर साध्वी की मौत का रहस्य क्या है? बीजेपी और कांग्रेस एक सुर में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पूर्णतः सहमत हूँ उनके शिष्य भक्त परिकरों की बात से कि इस विषय की पूर्णतः जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी सामने होना चाहिए। उसकी बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। हालांकि साधु संत समाज इस पूरे मामले में साध्वी के पिता गुरु वीरमनाथ के समर्थन में खड़े हैं और साध्वी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो ऑफ द डे। ओडिशा के गोपालपुर में समंदर किनारे 500 किलो प्लास्टिक की बोतलों और रेत से मछली की विशाल आकृति बनाई गई है। इस कलाकृति के जरिए सुदर्शन पटनायक ने प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। समुद्री जीवों के लिए प्लास्टिक कितना खतरनाक है, ये दिखाने की कोशिश की है। और अब आज का जनहित मंत्र। प्लेन में चढ़ने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उतरने के लिए किस्मत। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।